हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इफ़ कंडीशनल्स क्या होते हैं, वाइल क्या होते हैं और फॉर लूप क्या होते हैं। मतलब फॉर लूप को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर लूप को हम लोग काउंटिंग लूप कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग जब हेडर में ही डिफाइन कर देते हैं कि लूप कितनी बार चलने वाला है। लेकिन जब हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन देते हैं हम लोग हेडर में, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो लूप चलने वाला होता है। तो ये तो हो गई पुराने लेक्चर की बात। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है? आज के लेक्चर में आपको जंप स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और जंप स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नई माइक भी ले ली, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी जो वॉइस है वो और क्लियर आए। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो जंप स्टेटमेंट क्या होता है? तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो काम कर रहा था, अब उस काम को छोड़कर ये कुछ कूद जाएगा। कूद जाएगा मतलब उधर से बाहर आ जाएगा। जैसे इस आदमी को देखो, तो ये इधर था ना, ये किधर था, ये इधर था, लेकिन जंप करके अब ये इस पे जा रहा है। तो उसी तरह पाइथन में भी दो तरह के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जिधर जिस भी लूप में है या फिर जिस भी कंपाउंड स्टेटमेंट में है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को छोड़कर दूसरे स्टेटमेंट में आगे या पीछे जा सकते हैं ना। दूसरे स्टेटमेंट में आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। अब कब आगे जाएंगे, कौन सा यूज़ करने पे आगे जाएंगे, कौन सा यूज़ करने पे पीछे जाएंगे, और कैसे आगे जाएंगे कैसे पीछे जाएंगे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जनरली पाइथन जो वो आपको दो तरह का ऑफर करता है, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। आप एग्जाम्पल देख के समझ गए होंगे कि अगर आप ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप आगे जाएंगे, और अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पीछे जाओगे। लेकिन कैसे आगे जाना है या कैसे पीछे जाना है, अब हम लोग वो आगे देखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? अब ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप। मतलब जिस लूप में है ना, उस लूप के रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो हैं, ब्रेक यूज होने के बाद उसके नीचे जो उस लूप में स्टेटमेंट्स थे, वो सारे रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। मतलब उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जंप हो जाएगा उस स्टेटमेंट पे जो कि उस लूप को फॉलो कर रहा था। फॉलो करने का मतलब है यहाँ पर कि उस लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट था वो उस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट सिंपल होता है कि अगर आपने किसी भी लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया तो ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे उस लूप में जितने भी स्टेटमेंट्स थे, वो सारे स्टेटमेंट्स अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होगा अब वो लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे उस स्टेटमेंट्स के पास चला जाएगा डायरेक्टली। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप अगर सेम वैल्यू कई सारे वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। आप वो सारे वेरिएबल्स को इज इक्वल टू पे करके लिख दो, और लास्ट में आपको जो वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू आप लिख दो। तो ऐसे आप अगर कई सारे वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक, ये हो गई इसकी बात। अब दूसरी बात क्या है कि फॉर, अब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लूप कितनी बार चलेगा? एक से लेकर यहाँ पर 11 लिखा है। 11 मतलब कहाँ तक? मैक्सिमम वैल्यू जो आई को है वो कितनी मिल सकती है, कल मैंने आपको बताया था। तो स्टॉप माइनस वन, स्टॉप माइनस वन मतलब 10 तक। मतलब वो लूप को जो है वो 1 वैल्यू मिलेगी, और लास्ट पहली वैल्यू 1 मिलेगी, और लास्ट वैल्यू जो मिल सकती है, मिलेगी कि नहीं वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो मिल सकती है वो 10 है। और इसमें स्टेप्स नहीं दिए है, तो मैंने बताया था अगर स्टेप्स नहीं दिए तो डिफॉल्ट स्टेप्स कितने होते हैं? तो डिफॉल्ट स्टेप होता है 1। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो फॉर आई इन रेंज मतलब ये बता दिया है कि अब ये 10 बार लूप चलने वाला है, और आई को पहली वैल्यू 1 मिलेगी, दूसरी वैल्यू 2, और ये तो आप जानते ही हैं। तो फिर उसके बाद क्या करेगा वो? ए की वैल्यू 0, हमने मतलब वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, लेकिन हम लोग ए की जो वैल्यू है वो यूजर से लेना चाहते हैं। तो ये, और वो वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, इसलिए यहाँ इंटीजर लिखा है। मैंने बताया बाय डिफॉल्ट जो इनपुट की वैल्यू होती है, कोई भी टाइप का वैल्यू आप डालो, लेकिन अगर आप इनपुट के थ्रू डाल रहे हो तो वो उसको एक स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको किस तरह की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप इंट या फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उस तो हमने ए की वैल्यू यूज़र से ले ली, उसी तरह हम लोग को बी की वैल्यू भी यूज़र से लेना है। फिर उसके बाद एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब अगर डबल इज इक्वल टू मतलब है तो वो मैथ, अगर एक इज इक्वल टू है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन अगर डबल इज इक्वल टू है तो वो मैथ वाला ऑपरेटर है। मतलब अब वो कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पर। एक सिंगल इज इक्वल टू है तो वो असाइन कर रहा है वो वैल्यू उसको, और अगर डबल इज इक्वल टू है तो अब वो कंडीशन टेस्ट की बात की जा रही है कि अगर बी की वैल्यू 0 है तो।
तो अगर b की वैल्यू 0 है तो आपको प्रिंट क्या करना है कि नो डेफिनेट रिजल्ट, क्योंकि आप जानते हो कि समथिंग अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देता, तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये डेफिनेट तो नहीं है, इनडेफिनेट है। और उसके बाद क्या कर देना, उसके बाद आपको ब्रेक कर देना। अब जब आप ब्रेक करोगे ना, तो ये ना ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, न ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और ये भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा, ये देखो, ये जो लूप था, अब इस लूप को ये लूप कितना चला, ये पूरा एक लूप था ना, तो जैसे ही ब्रेक काम किया ना, जैसे ही ब्रेक काम किया, अब ये लूप के बचे हुए स्टेटमेंट मतलब एल्स, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही प्रिंट नहीं होने वाले। ऊपर वाले तो प्रिंट हो गए थे, नीचे वाले प्रिंट नहीं होने वाले। और अब डायरेक्टली जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल है वो यहाँ के बाद, ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली पहुंच जाएगा वो प्रिंट के पास, और प्रिंट कर देगा कि प्रोग्राम एंड, मतलब प्रोग्राम एंड हो गया है। मतलब अगर आपने पहली वैल्यू ही बी को 0 दे दी, तो लूप जो है वो सिर्फ एक बार रन करने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि जो पहली वैल्यू मिलेगी वो तो पता है आपको कि 1 है, लेकिन जो अंतिम वैल्यू मिलेगी वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर ब्रेक यूज हो गया तो फिर तो वो उसको पहले में ही टर्मिनेट हो गया, ए आई इज इक्वल टू 1 में टर्मिनेट हो गया, 2 3 की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे होता है कि तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। मतलब जिस भी लूप में वो लिखा रहता है वो उस लूप को टर्मिनेट कर देता है, और उस लूप को फॉलो करता हुआ जो अगला स्टेटमेंट होता है वहां से वो फिर से स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रेक क्या होता है और ब्रेक को कैसे यूज करते हैं, और उसके स्टेटमेंट्स को, और उसका एक प्रोग्राम भी मैंने आपको बता दिया है, और उसका पूरा मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो मुझे लगता है आपको ब्रेक, अभी मैं आपको इस डायग्राम के भी हिसाब से दिखाता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इफ़ी क्या इफ़ी रहेगा तभी ये ब्रेक काम करेगा? नहीं, एक्चुअली ये इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें भी मैंने कंडीशन बना दी, क्योंकि मुझे हमेशा ब्रेक नहीं करना था लूप को, हमको तभी ब्रेक करना था जब यूज़र जो बी की वैल्यू है वो 0 दे दे। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो आप जानते हो कि ना ये स्टेटमेंट प्रिंट एग्जीक्यूट होने वाला है ना ये, तो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से ये होगा और फिर यहाँ से ये फिर यहाँ चला जाएगा। तो अगर ये सर्टेन वैल्यू का ये वैल्यू ट्रू होती है तभी ये ब्रेक होगा, लेकिन अगर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये इसके डायरेक्ट इंडेंटेशन में होता और ये हमेशा ब्रेक हो जाता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल से बता रहा हूँ कि वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल को देखो, ये तो सेम है उसकी तरह, लेकिन इसको देखो, इसमें स्टेटमेंट 1 लिखा और डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अब डायरेक्टली ब्रेक हो गया तो वो डायरेक्टली थर्ड के पास चला गया। मतलब अगर आपने डायरेक्टली लूप के इंडेंटेशन में ब्रेक को लगा दिया है तो इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ एक ही बार चलने वाला है और उसके नीचे के कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं होने वाले हैं। इसलिए जनरली हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं और वो कंडीशन दे के ब्रेक देते हैं। नहीं तो यही इस्तेमाल ही है ब्रेक का कि अगर कोई गलत कंडीशन आती है, मतलब गलत कंडीशन क्या, आपके हिसाब से, यूजर के हिसाब से कोई गलत कंडीशन आ रही है तो लूप ब्रेक हो जाए, तो उसीलिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जनरली उसको इफ के अंदर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो इसका सिंपल मतलब है कि लूप जो है वो सिर्फ एक बार चलेगा अगर आपने इफ का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब तो, और डायरेक्टली उसके इंडेंटेशन में लिख दिया तो सिर्फ वो एक बार चलेगा, और ब्रेक के ऊपर वाले स्टेटमेंट प्रिंट होने वाले हैं और ब्रेक के नीचे वाले स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाले। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तैसे ही जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होगा वो लूप को फॉलो करता हुआ जो अगला एलिमेंट होगा, अगला स्टेटमेंट होगा, उधर चला जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ब्रेक बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक में क्या था, ब्रेक में जो था वो लूप को जैसे ही ब्रेक आता था वो लूप को टर्मिनेट करके उसको फॉलो करता हुआ जो स्टेटमेंट था उसको प्रिंट कर देता था। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू में क्या होता है कि जैसे ही कंटिन्यू आता है तो जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल है वो फिर से वो लूप पे पहुंच जाता है, मतलब फिर से वो पहले स्टेप पे पहुंच जाता है जहां से वो वाइल जो है वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो अब कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप, जो मतलब स्किप तो ब्रेक भी करता है, स्किप तो कंटिन्यू भी करता है, लेकिन ब्रेक क्या करता है कि लूप को ही टर्मिनेट कर देता है और उसको फॉलो करता हुआ जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है कि ये भी रेस्ट उसके नीचे वाले, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होता है इसके नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल है वो डायरेक्टली अब पहुंच जाता है फिर से वहां पर लूप के पास, मतलब लूप के हेडर पे फिर से पहुंच जाता है और फिर से कंडीशन टेस्ट होती है और फिर से वही प्रोसेस
जो है वो कंटिन्यू होता है, और फिर अगर कंटिन्यू पे फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अभी एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल सेम है कि यूजर से एक दो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, और अगर बी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाती है तो नो डेफिनेट रिजल्ट होगा, ये तो सेम है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर पिछले एग्जांपल में ब्रेक लिखा हुआ था तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता था, लेकिन इसमें कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू लिखा हुआ है तब भी ना ये स्टेटमेंट प्रिंट होने वाले हैं, ना ये ना ये। लेकिन अब क्या होगा कि जो ब्रेक में ये नीचे जाता था, कंटिन्यू में ये फिर यहाँ पे आ जाएगा ना, कंटिन्यू में फिर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आई इज इक्वल टू पहली वैल्यू 1 लेकर आया था तो अब यहाँ पे फिर ये चला जाएगा, और यहाँ पर आई से वो वैल्यू क्या लेगा, अब आई इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेकर वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। और अगर फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर से मतलब यूज़र जो है वो जीरो ही देता है और फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाता है, तो तीसरी बार भी वो यहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें ब्रेक में क्या था कि वो लूप को टर्मिनेट कर देता था, और कंटिन्यू क्या करता है, वो लूप को वहीं से रीस्टार्ट कर देता है ना, जिधर भी जहाँ पर भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वहाँ से लूप को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। और ब्रेक क्या करता है, वो उसको फिनिश कर देता है, मतलब उसको टर्मिनेट कर देता है। यही दो अंतर है कंटिन्यू में और ब्रेक में। तो चलिए इसको भी हम लोग डायग्राम वाइज देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसे होता है। तो ये दोनों, ये हो गया फॉर के लिए और ये हो गया वाइल के लिए। कंडीशन सेम है, आप जानते हैं फॉर काउंटिंग लूप होता है और वाइल जो होता है वो कंडीशनल लूप होता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिखाया गया है। मेन मुद्दे की बात ये है कि अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो वो कहाँ जाएगा, वो टॉप ऑफ द लूप, लूप के टॉप पे पहुंच जाएगा, मतलब वो फिर से उसको रीस्टार्ट कर देगा। अगर आप बात करो ऐसे जनरल टर्म में तो वो लूप को फिर से रीस्टार्ट कर देगा, और लूप फिर कंडीशन चेक करेगा, उसको वैल्यूज देगा और फिर आ जाएगा। अगर काउंटिंग लूप होगा तो उसको दूसरी वैल्यू मिलेगी और वो फिर से लूप चलना चालू होगा। और वाइल लूप हुआ तो फिर से कंडीशन को टेस्ट किया और फिर लूप चला, फिर कंटिन्यू आ गया, फिर ऊपर गया। मतलब नीचे की स्टेज जब तक कंटिन्यू होगा, एग्जीक्यूट होगा, तब तक उसके नीचे के जितने स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट नहीं होंगे और वो ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अगर यहाँ पर फॉर हुआ तो वो कब टर्मिनेट होगा, जब पूरे सीक्वेंस में जितने एलिमेंट्स जितने भी वैल्यूज उसको मिल सकती थी वो सारी मिल चुकी होंगी। और वाइल कब होगा, जब उसको क्या मिलेगा, जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये तो था कंटिन्यू। और ब्रेक में क्या होता है कि अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो वो लूप को टर्मिनेट कर देता है और स्टेटमेंट जो उसको फॉलो करता हुआ उसके नीचे था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको ब्रेक भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और कंटिन्यू भी बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब एक और टॉपिक, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है कि एल्स लूप का। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था, वाइल लूप के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं आपको कल ये बताया था कि अगर फॉर लूप या वाइल लूप जब टर्मिनेट होता है तो डायरेक्टली उसको फॉलो करता हुआ जो एलिमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे इफ के साथ जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी तो किसका कंडीशन, एल्स के अंदर के स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। उसी तरह से आप एल्स का इस्तेमाल आप फॉर और वाइल लूप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो फॉर के इंडेंटेशन में आपको एल्स दे देना है। मतलब फॉर के लाइन में अगर आप बात करो तो फॉर जितने ही स्पेस के बाद, मतलब जिस इंडेंटेशन में है, इंडेंटेशन में उसी इंडेंटेशन में आपको एल्स लिखना है और कंडीशन उसकी लिख देना है। जैसे एल्स को लिखते हैं और मैंने पिछली वीडियोस में बताया, तो वैसे आपको लिख देना है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जैसे ही फॉर में जितने वो लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे फॉर में जितने ही कंडीशंस लिखे हुए थे, मतलब जितने भी उसके सीक्वेंस में वैल्यूज जो मिलने वाली थी वो सारी वैल्यूज जब मिल जाएगी, मतलब अब जब वैल्यूज नहीं बची होंगी और लूप टर्मिनेट हो चुका होगा, तो अब वो यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स के पास जाने की बजाय वो एल्स के पास जाएगा और एल्स के स्टेटमेंट्स को प्रिंट करके तब वो आगे बढ़ेगा। तो ये होता है फॉर के साथ इसका यूज। और एल्स के साथ कैसे यूज होगा, एल्स के साथ जब वाइल के साथ कैसे यूज करेंगे, तो जब टेस्ट कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, मतलब ये जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ जाने के बजाय, मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के पास जाने के बजाय वो कहाँ चला जाएगा, वो एल्स के पास चला जाएगा और एल्स के स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप एल्स का इस्तेमाल फॉर और वाइल लूप की तरह में कर सकते हो, जैसे आपने इफ में किया था। ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें भी जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स का इस्तेमाल, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते, इसमें भी जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप, अभी मैंने एक लूप ही किया था ना, कि एक ही लूप का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आपने नेस्टेड इफ की तरह अगर एक लूप में दूसरा लूप आ गया तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते थे। अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते थे। उसी तरह अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप आपने यूज कर लिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, फॉर आई इन रेंज 1 से 6, मतलब आई को पहली वैल्यू 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, ऐसे ऐसे वैल्यूज मिलती जाएगी। और उसके अंदर भी एक लूप है,
ना, मतलब जब इसको आई को पहली वैल्यू 1 मिल जाएगी तो वो यहाँ पहुँचेगा, तो फिर उसके बाद जे को जो है उसको वैल्यू मिलेगी 1 से लेकर आई तक, मतलब पहली वैल्यू उसको क्या मिलेगी, पहली वैल्यू उसको कुछ नहीं मिलेगी, मतलब पहली बार ये कुछ रन होने वाला नहीं है। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, अब ये भी हो गया, ये लूप रन कर गया। अब क्या होगा, अब ये लूप जब टर्मिनेट होगा तो फिर से कहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा और आई की वैल्यू 2 लेके आएगा। 2 लेके आया तो 2 - 1 तक जा सकता है, मतलब एक ही वैल्यू जे को मिलेगी, और मतलब ये लूप एक बार चलने वाला है। फिर ये लूप टर्मिनेट हुआ तो फिर ये इधर चला गया, तो इसको अगली वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, तो अब ये लूप जो है वो 2 बार रन करने वाला है। फिर इसको 4 मिली तो ये 3 बार रन करने वाला है। मतलब क्या है कि एक लूप के अंदर अगर आपने दूसरा लूप यूज़ कर लिया तो उसको मतलब नेस्टेड लूप कहते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है, हमारे चैप्टर की जो थियरी है वो फिनिश हो चुकी है। अब अगले वीडियोस में शायद एक वीडियो या 2 वीडियो में लूँ जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं मैं आपको वो सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको कुछ फॉल्ट लगता है कि ये और मॉडिफिकेशन, मतलब अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मेरे वीडियोस जो हैं वो और भी इफेक्टिव हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।